Hi, how are you all? How are you, my dear champions, and all the believers that language can be won one day? Yes, हम लैंग्वेज को एक दिन कन्क्वर करेंगे और कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है. लेट्स बिगिन समथिंग वेरी स्पेशल. आज कोई और चीज नहीं डिस्कस करूंगा, एमसीक्यूज, कंपटीशन एग्जाम, स्पोकन इंग्लिश ना. वी आर गोइंग टू अंडरलाइन एंड हाईलाइट समथिंग वेरी अवॉइडेबल but still very indispensable part of every language. That is, you got the flavor, how to write, how to read faster and better. ये बहुत हॉट क्वेश्चन है, हॉट बर्निंग पोटैटो क्वेश्चन है. ये हॉट पोटैटो क्वेश्चन है जिस पर बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, बट रिजल्ट्स नहीं आते. आज आपको टोटली एक रिजल्ट ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें हम लोग प्योरली प्रैक्टिकल बेस पर रीडिंग को फास्ट कैसे करना है, इसको हम लोग एक गाइड देखने वाले हैं. इसमें प्योर प्रैक्टिकल फ्लेवर रहेगा. आपको मैं वर्ड बाय वर्ड रीडिंग को कैसे एनरिच करना है, कैसे आपको क्लॉज बाय क्लॉज, पैरा बाय पैरा रीडिंग्स को इंप्रूव करना है, वो सब मैं बताऊंगा. जस्ट होल्ड योर हार्ट्स देयर इटसेल्फ. Take deep breaths and get ready for this flight to take off. Let's start. How to read faster and better में हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअली कुछ रीडिंग पैसेजेस की, जिसका सबसे पहला रीडिंग टेस्ट मैं आपका लूंगा. और एक रीडिंग टेस्ट हम लोग वापस कब लेंगे? एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो रीडिंग टेस्ट नंबर 1 एंड रीडिंग टेस्ट नंबर 2, जो कि फर्स्ट एंड द लास्ट होगा, उसके बीच में आपको कंपैरिजन करना है कि आपका वर्ड्स पर मिनट कितना बढ़ा. So I'll give you a chance to calculate your words per minute reading, and on the basis of that हम लोग कंपेयर करेंगे कि पहले विदाउट दिस वीडियो आपकी रीडिंग कितनी फास्ट थी, एंड एट द एंड आपकी रीडिंग कितनी फास्ट होगी, along with a better understanding. Let's check with the reading test number 1. So I hope you are all set with this. Well, एक important terms and conditions से आगे बढ़ने से पहले आपको अपना स्टॉप वॉच, मोबाइल स्टॉप वॉच ऑन करना है. अगर नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को पॉज करिए. टेक योर स्मार्टफोन, टेक आउट द टाइमर, ऊपर से एयरप्लेन मोड पे डाल दो ताकि कोई फोन वोन ना आए, क्योंकि पहली बार जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो रीविजिट करने पे उतना मजा नहीं आएगा. तो फर्स्ट टाइम ही रीडिंग की हम लोग ओरिजिनल स्पीड मानेंगे, ठीक है? तो आप अपना अभी एयरप्लेन मोड पर मोबाइल डालेंगे, टाइमर ऑन करेंगे. टाइमर मतलब स्टॉप वॉच नहीं जिसमें टाइम आप पहले डालते, नो. इट विल बी अ टाइमर जिसमें टाइमिंग हमको पता लगेगा एट द एंड कि कितना टाइम लगा आपको पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ने के लिए. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, राइट? दैट इज कॉल्ड अ टाइमर, नॉट स्टॉप वॉच. तो हम बात करने वाले रीडिंग टेस्ट नंबर 1 का. टोटल 87 वर्ड्स का ये पैसेज है, और इस 87 वर्ड्स के पैसेज की कैलकुलेट करेंगे हम लोग वर्ड्स पर मिनट स्पीड. कैसे करेंगे? वर्ड्स को हम डिवाइड कर देंगे उसके टाइम के साथ. तो टाइम टेकन आपका टाइमर लेगा. तो एज ऑनेस्ट यू आर इन दिस एक्सरसाइज, एज नाइसली यू कैन कैलकुलेट योर परफॉर्मेंस अपग्रेडेशन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू आर रेडी. रीडिंग टेस्ट नंबर 1 के लिए आप लोगों को सिर्फ एक टाइमर रेडी रखना है. जैसे ही पैसेज स्टार्ट होता है, या फिर मैं बोलता हूं 1 2 3 गो, आपको उसको ऑन करना है, और पूरा रीडिंग करते ही जैसी रीडिंग फिनिश होती है आपको उसको स्टॉप करना है. एंड रीडिंग फिनिश करने का मतलब है आपको पूरी रीडिंग एटलीस्ट वंस आपने ढंग से पढ़ लिया है. दैट्स इट. तो आर यू रेडी? गेट योर टाइमर रेडी. 1 2 3 एंड गो. ओके, सो आई माई सेल्फ हैव टेकन सो मच टाइम फॉर यू ऑल कि मैंने आप सबको पॉज करने के लिए भी कह सकता था, बट स्टिल आप लोगों ने रीडिंग कर ली है कंप्लीट. और टाइमर में जो भी टाइम आया है नोट इट डाउन. उस टाइमर को नोट डाउन करिए टाइम 1 के नाम से अपनी नोटबुक के अंदर. एक नोटबुक रखिए, पेन एंड पेपर रखिए अपने पास, और टाइम नंबर 1 नोट डाउन कर लिया होगा आपने कि आपको कितना टाइम लगा ये पढ़ने में. सपोज इट टुक 60 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, तो मिनट में आप उसको कन्वर्ट करेंगे, और मिनट में कन्वर्ट करके आप इस फॉर्मूला में रखेंगे. दैट इज कैलकुलेट योर वर्ड्स पर मिनट नंबर 1. वर्ड्स पर मिनट नंबर 1 में फॉर्मूला में रखने के बाद, अगर मान लो आपके पास सेकंड्स हैं तो उसको डिवाइड बाय 60 कर देना, आपको मिनट्स में टाइम मिल जाएगा. यस, इफ द टाइम इज इन सेकंड्स, डिवाइड बाय 60, यू विल गेट द टाइम इन मिनट्स. और वो टाइम इन मिनट्स को निकाल कर आप कहाँ रख दोगे? यहाँ.
और अगर आपका टाइम मिनट्स में ही आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि 1.3 वट एवर वो टाइम्स इन सेकेंड है, 1.5 1.7 वट एवर। उस टाइम्स इन सेकेंड को आप लोग कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय 60 से, और फिर उसको यहाँ रख देंगे टाइम पे, है ना। वर्ड्स पर मिनट मिनट के हिसाब से निकलता है, तो ये टाइम कौन सा वाला है, मिनट टाइम। एंड वर्ड्स आपके पास ऑलरेडी कितने थे, 87। तो उससे डिवाइड करिए और अपना स्कोर मुझे बताइए। मुझे नहीं बताना, इनफैक्ट अपनी नोटबुक में संभाल के रखिए। अपग्रेडेशन जो आएगा आपका लास्ट रीडिंग टेस्ट पे, फिर हम चेक करेंगे आप लोग कितने सक्सेसफुल रहे और कितने लेस सक्सेसफुल रहे, क्योंकि सक्सेसफुल होना तो गारंटीड है। अभी देखते रहिए क्या क्या होने वाला है आगे। तो टेल मी वन थिंग, पैराग्राफ समझ में आया? द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी इज टू मेक अप एज मच एसोसिएशंस एंड कनेक्शंस एज पॉसिबल। Say the word with your auditory memory. Auditory memory is like ऑडियो वाली मेमोरी, दैट इज साउंड मेमोरी। तो साउंड मेमोरी से आप जब भी किसी वर्ड को याद रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल गार्गेंजुआन, तो गार्गेंजुआन इज वेरी लार्ज, ये इसका मीनिंग है। पर इसको याद रखने के लिए उन्होंने ट्रिक समझाई आपको एक, कि आप उनके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को याद रख लीजिए सीरीज में, जैसे जाइजेंटिक, ह्यूज एंड लार्ज। अब आप ट्राई टू कैच द फ्लेवर कि सब में जी जी आ रहा है, जाइजेंटिक, ह्यूज, लार्ज, और इसमें क्या आ रहा है, गार्गेंजुआन। गार्गेंजुआन भी एक जी वाला वर्ड है, इसलिए जल्दी याद हो जाता है। ग्रैंड, एक और वर्ड क्या हो गया, ग्रैंड। बाय द वे, अब मैं आपको रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं मीनिंग समझा रहा हूं इस पैसेज का। यू कैन मेक अ सीक्वेंस। अब आप कभी भी कोई ऐसे वर्ड पढ़ना चाहें जैसे गार्गेंजुआन, तो एक सीक्वेंस बना सकते थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज। ये एक पूरी की पूरी लेडर बनती है। मैं अपनी क्लास में बहुत बार लेडर्स बनवाता हूँ, वो ऐसी ही लेडर्स होती है, जिसमें आपको लास्ट वर्ड मिल रहा है गार्गेंजुआन। कभी भी किसी नए वर्ड को याद करना हो तो उसके लिए एक सीक्वेंस बनाकर उसको भी याद रखा जा सकता है, स्टोरी में याद जल्दी होता है। एंड क्रिएट पिक्चर्स ऑफ द वर्ड्स मीनिंग दैट इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग इमोशंस। थिंक द गार्गेंजुआन क्रिएचर was going to rip me apart and then eat me। तो एक डेमनिश क्रिएचर आपने इमेजिन किया है, क्योंकि गार्गेंजुआन एक डेमन की तरह इसमें पोर्ट्रे किया गया है, जो आपको रिप मी अपार्ट, फाड़ डालेगा और खा जाएगा। रीडिंग टेस्ट नंबर 1 इज डन। आई होप आपको इसका मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा जब मैंने इसको डिस्कस किया। एंड दिस इज द टाइम फॉर इम्प्रूविंग आर रीडिंग नाउ। ये तो हो गया आपका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट, ताकि हम लास्ट रीडिंग से कंपेयर कर सकें, राइट। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, इसको आप कह सकते हो WPM नंबर 1। आपका कैलकुलेट हो चुका होगा, आपने टाइम इन मिनट्स नीचे लगाया होगा, डिवाइड बाय 60 करके सेकंड्स को, और ऊपर लिख दिए होंगे वर्ड्स 87। तो आई होप इट इज डन, और अपना जो फाइनल स्कोर आया कैलकुलेटर से निकाल कर आप वहीं पे लिख दीजिए। नेक्स्ट, तो अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ आई एम गोइंग टू टेक पैसेज बाय पैसेज 5 पैराग्राफ्स, और 5 पैराग्राफ्स का टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 आप जब पढ़ेंगे, अगेन आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको वर्ड्स पर मिनट फॉर एवरी टेक्स्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन उसके हिसाब से इस बार आपके साथ मैं रहूंगा, इस बार आपके साथ मेरी ट्रिक्स रहेगी। तो ट्रिक नंबर 1, रीडिंग पैरावाइज। रीडिंग पैरावाइज का मतलब ये हो गया कि आपको टेक्स्ट नंबर 1 में टोटल 89 वर्ड्स मिलने वाले हैं, और उन 89 वर्ड्स को आपको पैरावाइज पढ़ने की आदत डालनी है। कैसे? लेट्स ट्राई दिस। स्ट्रेट अवे इनटू द वॉर जोन। गेट योर टाइमर रेडी। 1 2 3 go। Timer starts। तो आई होप द रीडिंग इज डन। एंड जब भी आपको ऐसा लगे कि यार सर मेरी रीडिंग से पहले ही बोल चुके हैं, तो एक प्लीज उसको पॉज करके भी आप टाइमर कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ गो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड अपना टाइमर अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। मैं स्टॉप इसलिए हो रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे। चलो, सो आफ्टर हैविंग रेड दिस टेक्स्ट नंबर 1, व्हाट आई वांटेड टू से कि रीड पैरावाइज, वो मैंने अभी तक इसलिए नहीं बताया बिकॉज आपकी रॉ रीडिंग भी आपके साथ चल रही है और मेरी ट्रिक भी आपके साथ चलेगी। इस बार टेक्स्ट नंबर 1 में मेरी ट्रिक आपको मैं समझा देता हूँ। पैरावाइज का मतलब होता है सारे पैराग्राफ्स के अंदर कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं, इस टेक्स्ट के ऐसे पीसेस होते हैं जो साथ में दिख जाते हैं। तो रीड देम टुगेदर, इससे क्लैरिटी मिलती है हमको पैसेज की। जैसे ये, तो फर्स्ट पैराग्राफ अगर मैं मान के चलूं, डिलेज जो नरेगा स्कीम में हो रहा है फॉर द वेज पेमेंट्स, where laborers have lost all hope of being paid at all become the norm in these days। norm in these days का मतलब होता है ये एक तरह से नॉर्मल बन चुका है आजकल का,
न्यू नॉर्मल हो गया, न्यू नॉर्म, न्यू नॉर्मल हो गया है कि लोगों को नरेगा स्कीम का पेमेंट नहीं मिलता है, आजकल बड़ा नॉर्मल हो गया है, मंडेन हो गया है। तो हाउ आर द वर्कर्स हु एग्जिस्टेड, अब इसको अगर आप सेपरेट कर लेते तो कितना आसान हो जाता। हाउ आर द वर्कर्स हु एग्जिस्ट ऑन द मार्जिन ऑफ सब्सिस्टेंस सपोज टू फीड देयर फैमिलीज, वेरी बिग burning question. This is the situation, this is the burning question, and this is the detail of the passage. This is how you describe your passage into 3 pointers. Intro of the problem, नरेगा स्कीम में क्या डिले वाली प्रॉब्लम चल रही, कंपनसेशन चार्जेस की, कंपनसेशन चार्जेस की नहीं बल्कि उनका पेमेंट की। फिर बर्निंग क्वेश्चन ये कि कैसे वो सर्वाइव करें, एंड फाइनली उसका डिटेल दे रखा है कि एक्चुअली उन लोगों को जब तक 15 डेज का पेमेंट ना मिले तो 15 डेज के बाद उनको कंपनसेशन देना होता है 3000 का, आपने ढंग से पढ़ा होगा। अंडर विच एक्ट, अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इन रियलिटी कंपनसेशन रिसीव्ड ओनली अ फ्यू आइसोलेटेड इंस्टेंसेस, बहुत ही आइसोलेटेड मतलब बहुत ही कम इंस्टेंसेस में ये चीजें रिसीव होती है। आई होप यू गॉट इट। टेक्स्ट नंबर 1 के 89 वर्ड्स का आप लोगों को वर्ड्स पर मिनट कैलकुलेट करना है, और ये होगा आपका वर्ड्स पर मिनट ए। इसको भी अपनी नोटबुक में अंडरलाइन करके लिख लो प्लीज। वर्ड्स पर मिनट ए अगेन आप करेंगे कैलकुलेट 89 डिवाइडेड बाय द टाइम इन मिनट्स। तो मिनट्स में जो भी आपका टाइम निकला है कैसे निकालेंगे, जो सेकंड्स में आया है, सपोज यू हैव टेकन 1 मिनट, सपोज आपका टाइम आया है 1 मिनट 30 सेकेंड्स, तो टोटल आपके सेकंड्स कितने हो गए 90 सेकंड्स, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। और उन 90 सेकंड्स को डिवाइड बाय 60 करके जो भी आपका यहाँ पर टाइम आ रहा है वो यहाँ रख दीजिए। फाइन, सो 90 डिवाइड बाय 60 से जो भी टाइम आता है ये सेकंड नहीं रहा, अब ये क्या बन चुका है, मिनट। और ये मिनट वाला टाइम ही आपको यहाँ यूज करना है, इससे वर्ड्स पर मिनट कैलकुलेट हो जाएंगे। और वर्ड्स पर मिनट कैलकुलेट करके आप अपने नोटबुक में उसी जगह लिख लीजिए जहां राइटिंग टेस्ट नंबर 1 का स्कोर लिखा था आपने। WTM 1 तो बिल्कुल रॉ था, और WPM-A की एक ट्रिक हम लोगों ने सीखी हाल फिलहाल, लेकिन उसमें ट्रिक आपने अप्लाई नहीं करी थी, अप्लाई आप शायद WPM-B में कर सकते हैं। तो कैन वी स्टार्ट, लेट्स सी। लेट्स इंप्रूव रीडिंग स्किल्स में हाईलाइटेड रीडिंग इज द पॉइंट नंबर 2। हाईलाइटेड पॉइंट नंबर 2 रीडिंग का क्या मतलब है। हाईलाइटेड रीडिंग का मतलब यह है कि आप जब भी कुछ पढ़ रहे हैं प्लीज अंडरस्टैंड दी highlighted the most important significant words in that text. You don't know what I mean, पहले आप खुद ट्राई करिए कि हाईलाइटेड रीडिंग कैसे कर सकते हैं, देन आई लेट यू नो कि मैं इसको किस तरीके से बताना चाह रहा था। तो टेक्स्ट नंबर 2 इज ऑफ 100 वर्ड्स। आई होप यू आर रेडी विथ योर टाइमर। 100 वर्ड्स के लिए कैलकुलेशन बाद में होगी, पहले फुल फोकस ऑन द स्क्रीन एंड द रीडिंग। गेट योर टाइमर रेडी, गेट 1 2 3 एंड गो। So yes, I hope the reading is done and you have got your time. But what I wanted to make you notice about the highlighted words, although I understand this thing, कि passage थोड़ा सा typical English था, थोड़ा सा critical English था, what I can I say is थोड़ा सा advanced English का बढ़िया words इसमें use कर रखे हैं। इनफैक्ट इसका थीम जो है वो इकोनॉमिक्स है, बट जो भी आपने रीडिंग का टाइम लगाया है दैट इज, मैंने बहुत रैंडमली ये 5 पैराग्राफ्स, टोटल 7 पैराग्राफ्स आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं। तो इसमें आपको सिर्फ इतना सा निकालना है कि आपकी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड फॉर वैरायटी ऑफ पैसेजेस क्या हो सकती है, वो एवरेज निकल जाएगा, राइट। तो मुझे जल्दी से बताइए। ग्रेट फियर इन एशिया अ शॉर्ट वाइल अगो में इतना सब कुछ पढ़ने लायक था नहीं जितना सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स। नाउ डू यू नो दीज हाईलाइटेड वर्ड्स कुड हैव सिंप्लीफाइड द पैसेज। लेट्स सी। ग्रेट फियर इन एशिया दिख रहा है साफ साफ, अगो मतलब कुछ दिन पहले की बात है। तो पूरे रीजन में वेल्थ डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा था यूएस के अंदर, उसका इंपैक्ट किस पे आया, एशिया के। द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, ओके, तो यूएस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है जिसका वेल्थ डिस्ट्रक्शन इंपैक्ट किस पे आया, एशिया पे। तो स्टॉक मार्केट्स टम्बल्ड। नाउ टम्बल्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, दिस इज, ये मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा आपसे, डोंट वरी। टम्बल्ड का मतलब, रिमेंबर दिस थिंग, डिस्टर्ब्ड। टम्बल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टर्ब, क्योंकि ऑर्डर में रहेगा तो श्योर फैक्ट है कि वो सिस्टमैटिक रहेगा, टम्बल्ड में वो डिस्टर्ब हो जाएगा, टर्ब्यूलेंट हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, राइट। दीज आर द वर्ड्स। तो एक्सपोर्ट्स प्लंग्ड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ डिटेरियोरेटेड।
एक्सपोर्ट्स प्लंज मतलब एक्सपोर्ट्स डाउन हो गए, और प्लंज का मीनिंग नहीं पता हो, धीरे धीरे पता लग जाएगा। डिटीरियोरेटेड का मतलब भी डाउन होगा। ऐसे ही रीडिंग करते करते आप एक टाइम उस चीज पर, उस कॉमन सेंस पे पहुंच जाओगे जहां पे आपके पास वर्ड्स कॉन्टेक्चुअली कलेक्ट हो जाएंगे कि सर मैंने उस सेंटेंस में इस वर्ड का मीनिंग ये पढ़ा था, तो इजीली याद हो जाता है। लॉफ्टी प्रॉपर्टी प्राइसेस, नाउ लॉफ्टी का मतलब ग्रीडी प्रॉपर्टी प्राइसेस इन चाइना एंड एल्सवेयर लुक टू सेट टू बस्ट द क्रेडिट। अब लॉफ्टी प्रॉपर्टी प्राइसेस है, इतनी ज्यादा ग्रीडी वाली प्राइसेस, इतनी हाई प्राइसेस है कि चाइना के अंदर जो बस्ट कर दिया जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट टाइट हो जाएगा, और जितने भी चाइना में प्रॉपर्टीज है वो सेट टू बस्ट, बस्ट मतलब अरेस्ट हो जाएगी। अरेस्ट किसके सेंस में हो जाएगी, मतलब रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी। ये मंदी क्यों आ रही है, बिकॉज यूएस के अंदर वेल्थ डिस्ट्रक्शन का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और वो इम्पैक्ट एशिया में आया था। एशिया में ही तो कौन है माय डियर, एशिया में ही तो है चाइना, तो चाइना पे भी तो इम्पैक्ट आना ही था। यहाँ का क्रेडिट टाइटन हो चुका है, मतलब लोन टाइट हो चुका है, और हमारे चाइना के अंदर बहुत इजीली रिसेशन आने वाला है, सेट टू बस्ट। एंड बायर्स इवेपोरेटेड, बायर्स जितने भी थे, इन्वेस्ट करने वाले जितने भी खरीदने वाले कस्टमर्स थे, वो सब इवेपोरेटेड, गायब हो चुके हैं। इवेपोरेट मतलब यही होता है ना, पानी जब हवा में उड़ जाता है तो गायब हो जाता है, गायब हो चुके हैं। बट विथ सरप्राइजिंग स्पीड फियर इन एशिया स्वंग बैक टू ग्रीड। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको सिर्फ ये पकड़ने थे, बट मतलब अब कुछ उल्टा होगा इसका, तो इसका कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा कि फियर जो था वो स्वंग बैक टू ग्रीड, एशिया में जो फियर है वो वापस ग्रीड की तरफ आ गया, मतलब वापस लोग इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। साइंस ऑफ रिकवरी दिख रही है, एंड प्रॉपर्टी स्टॉक प्राइसेस आर सोरिंग। प्रॉपर्टी की जो स्टॉक प्राइसेस हैं आर सोरिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, दैट इज धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं। पहले वो प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, पर अब जैसे जैसे साइंस ऑफ रिकवरी आ रही है वो कम हो रहे हैं, लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं, और मार्केट वापस अपने बैक ट्रैक पे आ रहा है। चलो, यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो हाईलाइटेड वर्ड्स का जो पावर है वो आपको समझ में आया होगा कि पूरा पूरा नहीं पढ़ना होता, बस मेन मेन पढ़ लिया होता तो ईजी हो जाता। बस मेन मेन चीजें पढ़ रहे थे, वेल्थ डिस्ट्रक्शन यूएस, ठीक है, चाइना, फायर्स इवोपरेट, डन डन डन, तो इसको स्किमिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं हाईलाइटेड रीडिंग, दैट इज स्किमिंग। फाइन। अब आपका काम बहुत सिंपल सा है, आपको WPM-B कैलकुलेट करना है और उसको लिखना है यहाँ। तो वर्ड्स आपके पास थे 100, और 100 वर्ड्स आई थिंक हो चुका है, नहीं, वर्ड्स आपके पास थे 100 बिल्कुल। और टाइम, ये जो चाइना यूएस वाला पैसेज हमने पढ़ा है बहुत अच्छा पैसेज था, इसका टाइम भले ही आपको थोड़ा ज्यादा लगा हो, यहाँ लिख दीजिए टाइम इन मिनट्स। तो 100 बाई डिवाइडेड बाई टाइम इन मिनट्स जो भी होगा वो कैलकुलेटेड स्कोर होगा आपका वर्ड्स पर मिनट बी का। आई होप सेकंड से आपने मिनट में डिवाइड बाय 60 करके कन्वर्ट कर दिया होगा और उसको यहाँ रख दिया होगा। फाइनली आफ्टर कैलकुलेटिंग WPM-B आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए। पहला स्कोर जो था उसको भूल जाइए, अभी हम सिर्फ लर्न करने वाले स्कोर्स की ध्यान दे रहे हैं। WPM-A-B आपने देखा, हम जस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका WPM मतलब वर्ड्स पर मिनट जो रीडिंग की स्पीड है वो कितनी अच्छी बढ़ती है, हाउ नाइसली इट ग्रोज। आगे, लेट्स इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स, रीडिंग क्लॉज वाइज। क्लॉज वाइज रीडिंग एक बार शुरू कर लेते हैं हम लोग। एक क्लॉज वाइज रीडिंग इज द टिप नंबर 3। तो फर्स्ट टिप क्या थी, याद करिए आप। फर्स्ट टिप थी वेरी सिंपल, आपको रीडिंग पैराग्राफ वाइज करनी है। सेकंड टिप थी आपको हाईलाइटेड रीडिंग करनी है, और थर्ड टिप क्या है कि आपको क्लॉज वाइज रीडिंग करनी है। नाउ पहले आपने बड़े बड़े पैराग्राफ की रीडिंग अकॉर्डिंग रीडिंग करनी शुरू करी, ओवरव्यू मिल गया। आप हाईलाइटेड रीडिंग करोगे तो डिटेल्स मिल जाएगी, और डिटेल्स की जगह मतलब ओवरव्यू ही मिलेगा, डिटेलिंग तो हम लोगों को क्लॉज वाइज में मिलती है। तो क्लॉज वाइज क्या होती है, आपको हर पैराग्राफ हर सेंटेंस के अंदर कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें लंबे लंबे सेंटेंस दिखते हैं आपको, और उन लंबे लंबे सेंटेंस में बातें बहुत सारी होती है, तो हर एक बात एक क्लॉज होता है, राइट। आप लोग अगर मेरी बात ढंग से समझना चाहें तो फर्स्ट यू रीड दिस 111 वर्ड्स पैसेज, एंड देन आई लेट यू नो कि क्लॉज वाइज रीडिंग करते कैसे हैं। तो चलो, गेट योर टाइमर रेडी, 1 2 3 एंड गो। आई होप इट इज डन।
आप लोगों को मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ जो एक एवरेज कॉमन मैंगो मैन को मिला जाता है, एंड दैट टाइम इज सफिशिएंट टू रीड दिस पैसेज। स्टिल अगर आपको नहीं लग रहा है, यू कैन पॉज द वीडियो। चलो, सो आफ्टर रीडिंग द कंप्लीट टेक्स्ट नंबर 3 ऑफ 111 वर्ड्स, व्हाट आई वांटेड टू से बाय रीडिंग क्लॉज वाइज इज दिस। आया कुछ समझ में? आप हर क्लॉज को इंडिविजुअली अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको हर एक बात समझ में आने लग जाती है। डिटेल्ड रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू कंपार्टमेंटलाइज एजुकेशन। एजुकेशन को हम लोग कंपार्टमेंटलाइज कर दें, ऐसा गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगी। क्यों? इट हैज टू बी एम्फसाइज दैट एनी कंट्री विच डज नॉट हैव अ गुड यूनिवर्सिटी एजुकेशन will never be listed as an independent country and will never be able to progress। तो मैं इसको क्या रुक रुक के इसलिए पढ़ पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि एक बात तो है कि गवर्नमेंट कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकती है एजुकेशन को। उसने कंपार्टमेंट्स बना दिए बेसिकली, सीनियर, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर। तो सबसे ऊपर वाले को गवर्नमेंट क्या कर रही है? छोड़ रही है। पर ये कैन नॉट अफोर्ड, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। आपको सारी एजुकेशन बराबर देनी पड़ेगी। जैसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट कौन है? यूनिवर्सिटी। तो इट हैज टू बी एम्फसाइज दैट एनी कंट्री विच डज नॉट हैव अ गुड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द मोस्ट सीनियर एजुकेशन, दैट इज कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। तो इट हैज टू बी एम्फसाइज दैट एनी कंट्री के बाद में जो आया ये उसको एम्फेसिस के बारे में बात कर रहा है। तो विच डज नॉट हैव अ गुड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एक क्लॉज, विल नेवर बी लिस्टेड एज इंडिपेंडेंट कंट्री, सेकंड क्लॉज, एंड विल नेवर बी एबल टू प्रोग्रेस, ये हो गया इसी लाइन का थर्ड या फोर्थ क्लॉज, राइट। विल नेवर बी एबल टू प्रोग्रेस। तो इसमें बातें जितनी जल्दी समझ में आएगी उतना जल्दी आपको वो सेंटेंस समझ में आएगा और उतना ही जल्दी पूरा पैराग्राफ समझ में आएगा। ओनली द कंट्रीज प्रिपेयर टू टॉलरेट a second rate and subjugate status in the world would neglect their higher education। तो जो कंट्रीज टॉलरेट कर पाती है अपनी सेकंड रेट को, मतलब अपनी लो लिटरेसी रेट को, वही सब्जुगेट स्टेटस को अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि हमारी सेकंड रेट की इलिटरेसी हो या थर्ड क्लास इलिटरेसी हो, राइट। इफ इंडिया हैज हैड एनी poison in the committee of nations in the past, it was only because it had a better higher education। तो अगर इंडिया के पास कोई ये पॉइज्ड सिचुएशन, वो वाली सिचुएशन है जिसमें आप कम से कम ये तो मान के चल सकोगे ना कि इंडिया के अंदर इतना तो सेटिस्फाइड है, पॉजिटिव वाला है। इफ इंडिया हैज एनी पॉइज्ड सिचुएशन इन दिस कॉमिटी ऑफ नेशंस इन द पास्ट में अगर हमारे पास कॉमिटी ऑफ द नेशंस मतलब इन द ग्रुप ऑफ द नेशंस, इन द फ्रेटर्निटी ऑफ द नेशंस, उस ग्रुप ऑफ द नेशंस में अगर हमारे पास कोई तसल्ली लायक चीज थी तो वो ये थी कि हमारा जो बेटर हायर एजुकेशन था पास में, वो एशियन काउंटर पार्ट से काफी अच्छा था देन मैनी ऑफ इट्स एशियन काउंटर पार्ट्स। तो हमारे चाइना और बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाकी सबसे अगर हम कंपेयर करें और उससे भी पुराने ज़माने में अगर हम लोग बात करें, ऊपर हमारे यहाँ पे रशिया भी आता है, इन सब से एशिया से कंपेयर करें तो एशियन काउंटर पार्ट्स में हमारी हायर एजुकेशन की वैल्यू ज़्यादा थी। दिस क्लियर एम्फेसिस ऑन द हायर एजुकेशन हाउएवर डज नॉट इम्प्लाई दैट इट शुड बी सपोर्टेड। तो ये क्लियर एम्फेसिस जो हम हायर एजुकेशन पे डाल रहे हैं, जैसे आप पैराग्राफ पूरा पढ़ रहे होते हो ना, तो एकदम से ये जो स्विच होती है लाइन, जैसे क्लॉज नंबर 2 स्विच होता है, क्या बोलते हैं? डज नॉट इम्प्लाई दैट इट शुड बी सपोर्टेड। तो ये बात सच है, हायर एजुकेशन को वैल्यू देनी है, पर इस बात को सपोर्ट हम नहीं करेंगे। और वो कौन सी बात है? ये आ गया थर्ड क्लॉज। तो ये क्लॉज बाय क्लॉज मैंने डिवाइड कर दिया इसको। एंड डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन। तो हम इस बात को सपोर्ट जरूर करेंगे कि हायर एजुकेशन को परफॉर्म करना है, बट प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को के कॉस्ट पे नहीं करना है। मतलब इनको तबाह करके उसको नहीं बनाना है, इनको भी बनाना है और उनको भी बनाना है, बैलेंस रखना है। ये समझ में आया? फाइन। तो अब आप अपना WPM नंबर्स, WPMC कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्ड्स थे इस बार आपके पास 111 और टाइम जो आपके पास था वो मिनट्स में आप कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइड बाय 60 करके। जितने भी सेकंड्स आए उनको टोटल सेकंड्स को काउंट करो, डिवाइड बाय 60 करो तो टाइम इन मिनट्स आ जाएगा। एंड हियर योर WPMC इज रेडी। आई होप इट इज डन। तो हम लोगों ने 3 टिप्स देख लिए हैं। हम लोगों ने हाईलाइटेड रीडिंग देख लिया है, हम लोगों ने पैराफ्राइज और क्लॉज वाइज रीडिंग वाली टिप्स भी देख ली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की, दैट इज समराइजेशन। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड दिस विल बी ऑफ यूज इन मैनी ऑफ द बिग आर्टिकल्स दैट यू सी इन योर न्यूज़पेपर्स में जो एडिटोरियम कॉलम आता है, हिम्मत चाहिए स्टूडेंट्स को एक बार के लिए बड़ी सांस भर के उसको पढ़ने में। बट काफी सारे स्टूडेंट्स उसको इजीली इसलिए कर लेते हैं बिकॉज उनको समराइजेशन की टेक्निक पता है। व्हाट इज दिस? आपको जब भी कोई ऐसा बड़ा सा एसेज या पैसेज या पैराग्राफ मिले, आप उसको समराइज कर लो। मतलब उसका हर पैराग्राफ, उसका हर मेन बात
को आप समराइज्ड फॉर्म में याद रख लो। वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ये समझाने के लिए पहले आपको खुली छूट देता हूं कि आप अपने 150 वर्ड का जो ये पैसेज आने वाला है, हाउ मेनी वर्ड्स, 150 वर्ड्स का जो पैसेज आने वाला है, इसके लिए रेडी रहें। पहले खुद से ट्राई करें, देन आई लेट यू नो कि रीडिंग कैसे करनी थी। ठीक है, तो आपका WPMD का टाइमर रेडी रखिए। गेट योर टाइमर रेडी, 1 2 3 गो, एंड हियर यू स्टार्ट। Okay, I hope you have read the passage, bit economical and banking related passage, but Nirmala Sitharaman मैम का नाम आ रहा है। She is the finance minister of India currently, and इन्होंने कुछ reports वगैरह दी है related to exports. Well, whatever it is, आपका reading time आपने note कर लिया होगा, इतना time लगा आपको ये paragraph पढ़ने में, और ये 150 वर्ड्स का पैराग्राफ पढ़ने में आप कैलकुलेट करेंगे स्पीड एट द एंड। पहले समझते हैं कि इसमें मेरी ट्रिक क्या थी। समराइजिंग ट्रिक का मतलब होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगेन पैराग्राफ वाइज डिवाइड करो और उन पैराग्राफ्स की फिर समरीज निकालो। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि मैं इसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना के बारे में जो भी फिगर लिखा हुआ आ रहा है, दैट इज 52.69 बिलियन इन 15-16 एंड 48.48 बिलियन फ्रॉम से स्टार्ट हुआ था। मतलब ये अभी हमारा ट्रेड डेफिसिट है और पहले कितना था, 48.48। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया मतलब हमारा नुकसान बढ़ गया। ये आया समझ? इन द प्रीवियस फाइनेंशियल पार्लियामेंट वाज इन्फॉर्म्ड ऑन मंडे। तो हम लोग चाइना से अब कम सामान खरीद रहे हैं, ये बात समझ में आई। ड्यूरिंग द अप्रैल सितंबर पीरियड ऑफ 1670 द डेफिसिट इज ऑफ 25.22 बिलियन। कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा है कि ये तो और भी कम था उससे पहले, 16-17 के अंदर ज़्यादा हो गया। इनफैक्ट 17 के अंदर ज़्यादा क्यों हो गया, और यहाँ पर 15-16 में कितना था, इसको याद रख लो कि 48.48 बिलियन इससे पहले वाले क्वार्टर का हो सकता है और उससे भी पहले वाले एनुअल ईयर का ये था, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। आप देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने समराइज किया है इसको। तो अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हैज राइजन बाय 4.21 बिलियन। अब एक बात चेक कर सकते हो आप कि आपने यहाँ पे जो 2 फिगर्स देखे थे, इन्होंने उसको सीधा समराइज कर दिया है। और सीधा क्या कर दिया है, सिंस द लास्ट फिस्कल ईयर रीचिंग अ फिगर ऑफ 52.69 बिलियन। तो टारगेट फिगर भी दे दिया और जो डिफरेंस था वो भी दे दिया। तो इससे 48.48 बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ कितना इजीली समराइज हो गया। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा था कि जो भी उसने कहा था लोकसभा के अंदर, उन्हीं सेम बात को उन्होंने लोकसभा में कैसे रखा, इस बात पे बात हो रही थी। एंड इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट चाइना में प्राइमरीली हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं फैक्ट कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू इंडिया रिलाई स्ट्रांगली ऑन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स टू मीट द डिमांड ऑफ फास्ट एक्सपेक्टिंग सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम एंड पावर। ठीक है, तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स जो इंडिया को आते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम से बहुत डिपेंड करते हैं। इन्होंने इसको कैसे किया, शी कंट्रीब्यूट्स दिस टू द इंपोर्ट्स मेड बाय द टेलीकॉम एंड पावर सेक्टर। तो चाइना पर ये डिपेंडेंसी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स की तभी करेंगे, वो चाइना जो है वो एक्सपोर्ट्स तभी करेगा जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्सपोर्ट को इन्होंने सीधे समराइज कर लिया है इंपोर्ट, और इनडायरेक्टली वो इंपोर्ट आ किसके पास रहा था, टेलीकॉम एंड पावर सेक्टर की। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा पढ़ लो। इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट विद चाइना कैन बी एट्रीब्यूटेड प्राइमरली टू due to the fact that Chinese exports to India rely strongly on the manufactured items to meet the demand of fast expecting sectors। तो हमारे टेलीकॉम एंड पावर सेक्टर को बहुत डिमांड जल्दी फिलअप करनी पड़ रही है उन मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स की, और इसलिए जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हमारा टेलीकॉम पावर सेक्टर चाइना को एक्सपोर्ट करवाने के लिए इन सबको इंपोर्ट करता है। चाइना अगर एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। और ये टेलीकॉम एंड पावर सेक्टर कहाँ का है, इंडिया का ही तो है।
तो इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर इंपोर्ट करता है और चाइना क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो पूरा ओवरऑल जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है, वो ओवरऑल डिपेंडेंसी हमारे टेलीकॉम सेक्टर पे है कि वो कितना डिमांड करते हैं उतना ही चाइना एक्सपोर्ट मारेगा, उतना ही ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। चलो, ये राइजन जो हुआ है उसका रीजन दे दिया आपने, राइजन का कि क्यों राइज हुआ है ट्रेड डेफिसिट। आगे देखते हैं, टू ब्रिज दिस गैप, अब ये जो गैप है ना हमारा, कि हमारा बैलेंस सही नहीं बैठ रहा है, ट्रेड डेफिसिट सही नहीं बैठ रहा है, इसके लिए भी इन्होंने कुछ लिखा था, इंडिया इज नेगोशिएटिंग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट कीपिंग इन व्यू इट्स ऑफेंसिव एक्सपोर्ट इंटरेस्ट। हमारे जो इंटरेस्ट हैं, एक्सपोर्ट्स की जो इंटरेस्ट हैं, उसका कुछ ज़्यादा ही गलत ऑफेंसिव फायदा उठाया जा रहा है चाइना से। sensitivities with respect to all participating countries including China, she said। तो उन्होंने इस RCEP मीटिंग में चाइना को क्रिटिसाइज करते हुए बोला है कि हमारे ऑफेंसिव एक्सपोर्ट इंटरेस्ट को वो हार्म कर रहे हैं। फाइन, इन्होंने क्या लिखा, टू ब्रिज दिस गैप रिपोर्ट्स आर बीइंग मेड टू एनहांस द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बाय डाइवर्सिफाइंग। निर्मला सीतारमन रमन का आपने नाम एक बार ले लिया था, उसमें बार बार लिया हुआ था, तो इसमें हमने एक बार ही लिया समराइज करते वक्त। तो एक बात अगर आपने नोटिस करी हो, हम लोग रिपीटेशन को अवॉइड कर रहे हैं। By diversifying the market, emphasizing on various services and manufactured goods। ठीक है, हम लोग एनहेंस कर रहे हैं अपने ओवरऑल एक्सपोर्ट को बाय डाइवर्सिफाइंग द मार्केट एम्फेसाइज। और ये इन्होंने लिखा है कि शी एडेड द रिपोर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंक्रीज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, हम ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहे हैं बाय डाइवर्सिफाइंग द ट्रेड बास्केट विद एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सर्विसेज रिजोल्यूशन ऑफ मार्केट एक्सेस इश्यूज। फाइन एंड फाइन, तो इस चीज़ को हमने समराइज कैसे किया कि रिपोर्ट्स बनाई जा रही है इस बात पे कि हम कैसे अपने मार्केट के एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फाइनली, ये पूरा इकोनॉमिक पैसेज जो हमने पढ़ा है, ऑल्दो दिस सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट पैसेज, पर अगर हम इसको समराइज कर लें तो कितना इजी हो जाता है, इसको चेक करिए। बस इतना सा बचा, ये था कितना, ये इतना पैसेज था, और आपने इसको तोड़ तोड़ के मरोड़ मरोड़ के जितना समझने के लिए कोशिश करना था कर कुरा के आप कहाँ लिया है, यहाँ। अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विद चाइना जो राइज हो चुका है 4.21 बिलियन का, फाइनल फिगर है 52.69 बिलियन डॉलर्स, एंड शी कंट्रीब्यूट दिस टू द इंपोर्ट्स मेड बाय टेलीकॉम एंड पावर सेक्टर, इनकी वजह से हुआ है। और इस गैप को ब्रिज करने के लिए ये लोग जैसे RCEP वाली जो बात है उसको स्किप कर गए, क्योंकि वही बात रिपोर्ट्स बनने के बाद ही वैलिडेट हो पाएगी। तो इन्होंने रिपोर्ट्स वाली बात को ज़्यादा फोकस किया कि रिपोर्ट्स आर बीइंग मेड टू एनहांस द ओवरऑल एक्सपोर्ट बाय डाइवर्सिफाइंग द मार्केट एम्फेसाइज, उसको मार्केट एम्फेसाइज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसको ब्रॉडन आउट कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में एक्सपोर्ट करने का हमारा टारगेट है ऑन वेरियस सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं हमारी WPMD की। तो अपना कैलकुलेट कर लीजिए वर्ड्स पर मिनट, एंड दैट इज वर्ड्स पर मिनट डी वाला, जिसकी कैलकुलेशन होगी आपकी 150 वर्ड्स डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इन मिनट्स। ये 150 वर्ड्स का डिवाइडेड बाय मिनट्स में टाइम टेकन जो है वो लिख लीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट रीडिंग स्पीड पे फोकस कर सकें। तो लेट्स इंप्रूव रीडिंग स्किल्स नंबर 5, बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट स्पीक्स, वन ऑफ माय फेवरेट वंस। अगर रियली आपको रीडिंग इंप्रूव करनी है तो आप थोड़ा सा वोकैबुलरी, जनरल नॉलेज ऑलरेडी बनाकर रखिए किसी भी फील्ड का, तो उससे जब पैसेज पढ़ते हो तो उसका आइडिया बहुत जल्दी लग जाता है। जैसे लास्ट पैसेज जो आपने देखा था, ये एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू दिस ट्रेड डेफिसिट, दिस एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट एक साइंस वाले स्टूडेंट, एक आर्ट्स वाले स्टूडेंट को दिक्कतें आती है, क्योंकि उसकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो जारगॉन्स हैं, जो बैकग्राउंड नॉलेज के अलावा जो वोकैबुलरी है, वो आपको कैसे मिलेगी जब आपने ऑलरेडी इस प्रकार के पैसेजेस कभी पढ़ रखे हो। तो बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट पीस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज को समझने के लिए पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इन कश्मीर, और ये फाउंडेड बाय अमानुल्लाह खान ने इसको फाउंड किया था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है, ये इंडिया वाले कश्मीर में भी ऑपरेट करती है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी ऑपरेट करती है, इसके लिंक्स दोनों जगह हैं। तो एक्स्ट्राडिशन इज एन एक्शन ऑफ कोऑपरेटिव लॉ एनफोर्समेंट प्रोसीजर। एक्स्ट्राडिशन नाम का एक वर्ड आएगा आपके पैसेज में, तो आप पहले से अगर उसका मीनिंग जान जाएंगे तो रीडिंग करना ईजी हो जाएगा। तो ये वर्ड का मतलब क्या है कि जब कंट्री के बाहर या कंट्री के अंदर भी अगर दो लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज एक दूसरे से बात करती है कि हमको आपके वहां पर एक कैदी है हमारा, क्या आप हमको उसको वापस सरेंडर कर देंगे, तो इट्स अ सिंपल केस ऑफ विजय माल्या, नीरव मोदी जो कि इंग्लैंड में बैठे हैं। तो इंडिया वाले लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज वहां पे काम नहीं कर सकती, तो हमारे लॉ एनफोर्समेंट वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके कोर्ट्स के थ्रू एक केस चलाइए प्लीज, और उसको हमको हैंड ओवर कर दीजिए। तो एक्स्ट्राडिशन इज समथिंग लाइक एक लॉ एनफोर्समेंट एक्शन है जो दो जुरिस्डिक्शंस में काम किया जाता है, टू जुरिस्डिक्शंस। जब कोई कन्विक्ट हो जाता है तो वो उसके लिए फाउंड गिल्टी हो जाता है, और एक्विट हो जाता है मतलब उसको फ्री कर देते हैं।
एक्विट की स्पेलिंग क्या होती है? ACQUIT, को फ्री कर देते हैं, राइट, ऑफ द ब्लेम। और कन्विक्ट मतलब उसका ब्लेम प्रूव हो चुका है, समथिंग लाइक दैट। ट्रायल इज अ कोर्ट प्रोसीडिंग, तो जो जैसे जैसे पेशी आगे से आगे बढ़ती है वैसे ट्रायल आगे से आगे बढ़ता है। कि कोर्ट्स के लिए ट्रायल आगे से आगे बढ़ने का मतलब पेशी, नई पेशी है, आपका नया केस सुना जाएगा इस डेट पे तारीख वाला ट्रायल। तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि आपको ये बैकग्राउंड नॉलेज जरूरी थी, सो दैट अब आप ये पैसेज ऑफ 126 वर्ड्स को पढ़ पाए। आर यू रेडी? टेक योर टाइमर, गेट योर टाइमर रेडी, 1 2 3 एंड गो। दैट्स इट। Yes, I hope you are done with this. If your reading is done, the words were very clear. JKLF जो अभी हमने पढ़ा वो काम आया आपके, कि यहाँ पर अमानुल्लाह खान जो कि किसी और कंट्री में चले गए थे, वहां से एक्स्ट्रेडिशन हमारी इंडिया का टर्न डाउन कर दिया गया है। वो भी किसने किया है? यूएस ने। देखो, वेदर इंडिया एंड द यूएस आर साइनिंग अ न्यू एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी, ट्रीटी मतलब होता है एग्रीमेंट, तो ये एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर रहे हैं कि अगर हम लोगों के बीच में कभी भी कोई लॉ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि हमारा कोई कैदी आपके यहाँ आ जाता है जिसको हमको अरेस्ट करना है, आपका हमारे यहाँ आ जाता है, तो हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, एंड और अमेंडिंग द एग्जिस्टिंग वन, या फिर ये जो एग्जिस्टिंग वन है उसको चेंज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ये उसको इम्प्रूव करने के लिए, वन इज व्हाट सिमिलर, one is somewhat unclear, and there is no doubt that India's extradition requests have been usually turned down by Western democracies. Usually मतलब normally भी हमारी जितनी भी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज आप हमारा वाला जो कहती है उसको वहां से यहाँ डिपोर्ट कर दीजिए, ज्यादातर ऐसी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया गया है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के द्वारा। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज वो सारी डेमोक्रेसीज हैं जो यूएस यूरोप वाली डेमोक्रेसीज कहलाती है। ये सारी डेमोक्रेसीज या नेशंस इंडिया को इतना फेवर नहीं करते हैं whenever we want some criminal of ours went theirs, या फिर वहां का कोई चीज जिसने हमारे यहाँ पर हार्म पहुंचाया हो उस पर हम लॉ नहीं चला पाते इंडिया का, तो ये लिखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी जेकेएफ लीडर का इन्होंने केस स्टडी किया कि इंडिया रिक्वेस्टेड द एक्स्ट्राडिशन, हमने एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट किया था जेकेएलएफ लीडर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का लीडर अमानुल्लाह खान, जो फाउंडर भी इस पार्टी का, जो यूएस विजिट कर रहा था, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि यहाँ आप उनको डिपोर्ट करिए, हम उनसे कुछ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। तो यूएस लो कोर्ट ने टर्न डाउन कर दी इंडिया की रिक्वेस्ट, राइट। तो एक सो डिड अ जज इन बेल्जियम, तो बेल्जियम वाले जज ने भी एक बार टर्न डाउन कर दिया था व्हेन खान वेंट टू बेल्जियम, जब अमानुल्लाह खान बेल्जियम गए थे तब भी हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी, और यूएस गए तब भी नहीं मानी। द रीजन इज दैट आर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज विद ऑल वेस्टर्न नेशंस फॉरबिड द एक्स्ट्राडिशन ऑफ पर्सन ऑन 2 ग्राउंड्स। तो हमारी ट्रीटी कुछ इस प्रकार बना रखी है हमने, एग्रीमेंट जो पुराना वाला है वो हमारा कुछ इस प्रकार है कि उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हाल फिलहाल जो बना हुआ है वो फॉरबिड करती है एक्स्ट्राडिशन ऑन 2 ग्राउंड्स, 2 ग्राउंड्स पर हम लोग अपने वेस्टर्न नेशंस के एक्स्ट्राडिशन को फॉरबिड करवा लेते हैं, मतलब रुकवा लेते हैं, स्टॉप करवा लेते हैं, राइट, या रिजेक्ट करवा देते हैं। ये जो हम रिक्वेस्ट डालते हैं वो रिजेक्ट हो जाती है। तो द रीजन इज दैट जो भी ट्रीटीज हमने एग्रीमेंट कर रखे हैं वो उसमें 2 क्लॉज ऐसे हैं जिसकी वजह से इजीली रिजेक्ट हो जाती है हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट हम करते हैं। वो कौन से हैं? इफ ही इज कॉज्ड और कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, अगर पॉलिटिकल नेचर का कोई ऑफेंस है तो हम उसके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को टर्न डाउन कर सकते हैं। ऐसा उनके एग्रीमेंट में फ्लॉ है, एक गलती हो रखी है कि पॉलिटिकल नेचर का अगर ऑफेंस होगा तो हम उसको टर्न डाउन कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट गेट अ फेयर ट्रायल इन द कंट्री रिक्वेस्टिंग इज एक्स्ट्राडिशन, या तो इंडिया खुद उसको एक फेयर ट्रायल नहीं दे पाएगा इसलिए हम उसको भेजने से मना कर रहे हैं, इस ग्राउंड पे वो मना कर देते हैं कि इंडिया में उसका सही केस या सही फाइट नहीं होगा उसका लॉ का, राइट। और या फिर दूसरा कि वो पॉलिटिकल नेचर का एक केस है इसलिए हम उसको एक्स्ट्राडिशन को अलाउ नहीं करेंगे। तो भाई हमारे अमानुल्लाह खान जो कि जेकेएफ लीडर हैं, अगर वो वहां जाके बैठे हैं और उनसे कोई हमको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो कंट्री मना कर रही है 2 ग्राउंड्स पे, या तो ये पॉलिटिकल नेचर का है इसलिए आप लोग इतने एक्साइटेड हो उनको बुलाने के लिए, या फिर आप
अपनी कंट्री में उस पर फेयर ट्रायल नहीं चला पाओगे, हम उस पर अच्छे से फेयर ट्रायल चला पाएंगे, तो आप हमको कह दो, हम चला देंगे केस। इन दो ग्राउंड्स पर वो लोग इस बात को रिजेक्ट कर देते। तो क्लैट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही जरूरी पैसेज था ये। हाल फिलहाल इसका कैलकुलेट डब्ल्यू पी एम ई कैलकुलेट हो चुका होगा आपका। वर्ड्स 126 डिवाइड बाय जितना भी टाइम आपने लिखा है टाइम पर मिनट, और उसका कैलकुलेशन करके वर्ड्स पर मिनट का ई का यहाँ पे खत्म करिए। So here we complete 5 passages with 5 tricks. What are those 5 tricks? Let's summarize them one by one. The first one was आपको para wise reading करना आना चाहिए, so that जल्दी से आपका काम टुकड़ों में कंप्लीट टूट जाए। उसी पैरावाइज रीडिंग को अगर आप थोड़ा सा हाईलाइटेड वर्ड्स वाली रीडिंग भी समझ जाएं, तो हाईलाइटेड वर्ड वाली रीडिंग से वो काम थोड़ा सा रिकैप करने में आसान होता है। उस वर्ड्स को हाईलाइट करो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसके अलावा इनको स्किमिंग भी कहते हैं। स्किमिंग मतलब ओवरव्यू देख लेना कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब डिटेल स्टडी अगर आपको करनी है, रीडिंग डिटेल करनी है, तो एक ट्रिक और है कि आप इसकी क्लॉज वाइज रीडिंग करिए। मतलब जितने भी सेंटेंसेस हैं उन हर सेंटेंस में हर एक बात को एक साथ पकड़िए। तो क्लॉज वाइज रीडिंग वाली जो बात है वो बहुत अच्छी लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप उस चीज का समराइजेशन कर सकते हैं, उसको समराइज कर लीजिए, तो बहुत इजीली आप उस चीज को डाइजेस्ट करने में आसान रहेगा। ओवरव्यू लेकर भले रीडिंग हो जाती है पर समझ में नहीं आता है। समराइजेशन टेक्निक से आपको अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी मिलेगी। क्लॉज वाइज रीडिंग से आपकी डिटेल वाली पावर अच्छी हो जाएगी, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो जाएगी, आपका कॉम्प्रीहेंशन सुधर जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन हाईलाइटेड वर्ड और पैरावाइज से आपकी स्किमिंग अच्छी हो जाएगी, स्किमिंग। ठीक है। और स्किमिंग के अलावा अगर मैं फिफ्थ वाली बात करूं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वन इज बैकग्राउंड नॉलेज। तो उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जो भी आप पैसेज पढ़ रहे हो, तो बैकग्राउंड पता होने की वजह से पैसेज आपको नया नया नहीं लगता। इसलिए कहते हैं रीड वेराइटी ऑफ पैसेजेस इन वन डे, सो दैट वन डे व्हेन इन एग्जाम्स यू फेस अ पैसेज, एटलीस्ट इट शुड बी ऑफ द कैटेगरी दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। ठीक है। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग टेस्ट नंबर 2 की। दैट इज द फाइनल टेस्ट ऑफ योर रीडिंग। एंड जितना भी आपने इस पूरे 5 पैसेजेस में इंप्रूव किया है, वो यहां साफ साफ दिखना चाहिए। आई होप दैट, फिंगर्स क्रॉस्ड। मैंने एक जुआ खेला है आपकी रीडिंग 1 और रीडिंग 2 को कंपेयर करने का। बात इतनी सी है कि सबसे पहले हम लोग सीधे वॉर जोन में उतर जाते हैं। गेट योर टाइमर। ये फाइनल पैसेज है, इसको रीडिंग करना, एक्चुअली टाइम कैलकुलेट करना और उसको डिवाइड करना बाय द टाइम यू हैव टेकन। Word 76 divided by the time you have taken. Ready? Get your timer. I hope you're ready. 1, 2, 3, and for the last time, go. So I hope you have recorded your time of reading test number 2, और जल्दी से उसको अपने 76 वर्ड्स के नीचे लिख दीजिए टाइम पर मिनट, सो दैट वो कैलकुलेट जो भी है जल्दी से उसको कैलकुलेट करिए और बताइए मुझे कि WPM नंबर 1 जो था आपका, वो WPM नंबर 2 से कितना ज्यादा था। बिकॉज जितना WPM आपका ज्यादा, वर्ड्स पर मिनट आपके ज्यादा, सॉरी वो कम था, आपको ये ज्यादा रखना है। आपका फाइनल रिजल्ट जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आपने टोटल आज 5 टिप्स वाले 5 पैसेजेस मेरे साथ रीड किए हैं, जबकि पहला वाला विदाउट एनी सपोर्ट आपने रीड किया था खुद से। लेकिन ये WPM नंबर 2 हम लोगों ने ट्रिक्स के बाद रीड किया है, तो ऑब्वियसली इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए। और कितना इंप्रूव हुआ है, कितना डिफरेंस आया इसका डिफरेंस, और कितना इंप्रूवमेंट आया, इन दोनों स्कोर्स को आपको मुझे निकाल कर देना है। ये पूरा एक चार्ट मुझे निकाल के देना है कि सर यहाँ पे ये स्कोर था, बीच में निशान लगाना मोर देन वाला, और ये WPM 2 वाला आप मुझे देंगे डिफरेंस सहित कि सर द डिफरेंस इन द WPM स्पीड्स इज दिस। तो मुझे ये समझ में आएगा कि आपका जो अपग्रेड हुआ है, अपग्रेड स्पीड जो होगी वो क्या होगी, आपका डिफरेंस। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो माइनस करके डिफरेंस आ रहा है वो मुझे ज़रूर बताएं। प्लस में जाना है स्पीड में, माइनस में नहीं जाना है। माइनस में जा रहे हो तो वापस ये पूरी वीडियो देखो और समझो कि जिन ट्रिक्स को हम फॉलो कर रहे हैं वो कितनी वैल्यूएबल ट्रिक्स हैं। राइट। तो आप लोग ये काम किस पे भेजेंगे, 8963086033 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना गुड न्यूज़ देंगे, जैसे यहाँ पर नंबर दे भी रखा है। हाँ, लेकिन हाल फिलहाल बिफोर कमिंग टू द लास्ट पार्ट,
आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ था कि आपको निमोनिक्स यूज करना आना चाहिए ना। व्हाट इज अ निमोनिक? मेमोरी ट्रिक्स। आप जैसे एग्रीजियस वर्ड पढ़ने चाहते हो तो एग्रीजियस को ऐसे पढ़ो जैसे एग रीच अस। अब सोचो एग आपकी तरफ आ रहा है तो वो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ऑब्वियसली लोग आप पे एग कब फेंकते हैं, अंडे कब फेंकते हैं आप पे? जब आप लोगों को आपका परफॉर्मेंस बहुत बुरा लगता है, घटिया लगता है। तो एग्रीजियस परफॉर्मेंस या एग्रीजियस एक्ट एक बहुत ही बैड एक्ट हो सकता है। वी हैव मेड अ मिस्टेक सो दैट दे आर थ्रोइंग एग्स एट अस। ये आ गई वो इमेजिनेशन मेमोरी ट्रिक्स। और रॉटन एग्स रीच अस, रॉटन एग्स रीच अस, तो रॉटन मतलब होता है सड़ा हुआ। सड़े हुए एग हम पे इसलिए फेंके जा रहे हैं बिकॉज हमने सड़ा हुआ परफॉर्मेंस दिया है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि एग थोड़ी सड़ी हुई स्मेल देता है। अभी little words pictures will help you remember the words and they are fun to make up. Also find out which learning style suits you the best. Everyone learns differently, everyone reads differently, but they can be improved for sure and properly. कविता तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आपका टास्क टू डू है आज का एक वेरी सिंपल बोनस टास्क टू डू कि आप लोग ये लिंक लिखेंगे वेब ब्राउजर में। अभी आपका गूगल खोलकर ऊपर ही ऊपर वेब ब्राउजर जो आता है www, उसकी जगह लिखना है www.tinyurl.com/startup-anglohub। तो दिस इज माय स्टोरी ऑफ माय फर्स्ट स्टार्टअप, जो मैंने पहला स्टार्टअप अपनी लाइफ में स्टार्ट किया था विदाउट एनी नॉलेज। एक भोला भाला स्टार्ट, एक इनोसेंट सा स्टार्ट, और वो क्या डेवलप होकर वो कहाँ खत्म हुआ। आपको ये स्टोरी जरूर पढ़नी चाहिए। इंस्पिरेशनल अगर 1% भी होगा तो आई विल बी ऑफ योर यूज फॉर एटलीस्ट 10%। तो होगा ये कि आप इन 600 वर्ड्स का पैसेज पढ़ेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात कि आप इसका WPM कैलकुलेट करेंगे। तो रीडिंग 1 टाइम करेंगे आप, और उसका WPM कैलकुलेट करके मुझे कौन से नंबर पे भेजेंगे? 8963086033। हाल फिलहाल दिस वाज द बोनस रीडिंग डायलॉग फॉर यू। ऐसे और भी बोनस रीडिंग डायलॉग मेरे ब्लॉग्स जो मैं लिखता हूँ वो आपको देता रहूंगा। आज तक के लिए इतना बहुत है। रीडिंग करके मजा आया कि नहीं? मुझे पता है तुम घर पे बैठे बैठे बोलो सर बहुत मजा आया, और जो नहीं बोल रहे हैं वो है एक नंबर के लेजी और कामचोर लोग। वापस इस वीडियो को पूरा देखो आपने ढंग से अगर देखा नहीं है, क्योंकि जब ये पीपीटी मैं खुद बना रहा था आई वॉज इंजॉइंग मेकिंग इट। आई होप मेरी मेहनत अगर आपके काम आई है तो आई एंजॉय इट ऑल द टाइम। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इंग्लिश सिंप्लीफाइड सेशन के अंदर पीसी एजुकेशन आपके लिए हमेशा नए नए वीडियोस लाता रहेगा। इस चीज़ को एंजॉय करते रहिए। अमित अग्रवाल सर का वर्ड्स पार मेड इजी वाला सेशन भी मैं आपको बहुत जल्दी देता हूँ, इसी फोल्डर में भी हो सकता है। हमारे SBI सेलेक्शंस जो अभी निकले हैं, वी आर प्राउड ऑफ देम। यू कैन बी द नेक्स्ट फेस हेयर। स्टे प्रिपेयर्ड फॉर दिस। पर अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ नहीं जा रहे हैं और कम से कम अपने किसी और एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि IP मैट वाले कोर्सेज में भी रिजल्ट्स हमारे 6-7 स्टूडेंट्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं। गो थ्रू एवरीथिंग of all your preparation and take your performance support from our side all the time. That's it from my side. I hope you enjoyed the class. Thank you. Bye bye. Take care. तो ये वो यहीं बंद कर देते हैं। थैंक यू।